चंद्रयान 3 द फीनिक्स मिशन टू द लूनर साउथ पोल। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ऐतिहासिक और तकनीकी जीत के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले एक फीनिक्स पक्षी की कहानी है, जो इंजीनियरिंग, साइंस और इंसानी जज्बे का एक बिल्कुल अद्भुत उदाहरण है। अगस्त 2023 का वो पल शायद ही कोई भूल पाएगा, जब इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने बड़े ही गर्व के साथ कहा था, इंडिया इज ऑन द मून। ये शब्द सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थे, ये सालों की मेहनत, अनगिनत टेस्ट्स और एक बहुत बड़े सपने के पूरे होने की गूंज थी। यही वो पल था जहां से एक ऐसी शानदार इंजीनियरिंग और साइंस स्टोरी की शुरुआत हुई, जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन के बिल्कुल नए रास्ते खोल दिए हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है कि आखिर दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? चांद का इक्वेटर तो लैंडिंग के लिए काफी आसान होता है ना। दरअसल लूनार साउथ पोल एक बेहद कठिन और उबड़-खाबड़ इलाका है, जहाँ रोशनी और अंधेरा दोनों ही बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं। पर यहाँ छुपा है एक बेशकीमती खजाना, और वो है बर्फ, यानी आइस। अगर भविष्य में चांद पर इंसानों को बसाना है तो ये बर्फ सिर्फ पीने के पानी का स्रोत नहीं, बल्कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट्स के लिए हाइड्रोजन फ्यूल भी प्रदान कर सकती है। ये इलाका आने वाले ह्यूमन मिशंस के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक हब बन सकता है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। पुराने मिशन से सीखे गए सबक यहाँ कैसे काम आए, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चंद्रयान 2 में जहाँ 5 इंजन्स थे और उसकी एल्टीट्यूड करेक्शन रेट 10 डिग्री पर सेकेंड थी, वहीं चंद्रयान 3 में इसरो ने डिज़ाइन को बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने 4 वेरिएबल थ्रस्ट इंजन्स का इस्तेमाल किया, एल्टीट्यूड करेक्शन को 25 डिग्री पर सेकेंड तक बढ़ाया, और सबसे ज़रूरी बात, एक नया लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर जोड़ा गया। इन सभी बदलावों ने उन पिछले एल्टीट्यूड कंट्रोल इश्यूज़ को हमेशा के लिए ठीक कर दिया, जिसकी वजह से पुराना मिशन फेल हुआ था। और बात सिर्फ इंजन्स तक ही सीमित नहीं थी। विक्रम लैंडर को इस कठिन इलाके में सर्वाइव करने के लिए फिजिकली अपग्रेड किया गया था। इसके इम्पैक्ट लेग्स को, यानी लैंडिंग के वक्त जमीन से टकराने वाले पैरों को, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया। लैंडिंग जोन को बड़ा करके 16 स्क्वायर किलोमीटर्स कर दिया गया, ताकि कंप्यूटर के पास सेफ जगह ढूंढने के लिए और ज्यादा ऑप्शंस हो। स्ट्रक्चर को और रिजिड बनाया गया, और ऐसी मल्टीपल कंटिंजेंसी सिस्टम्स डाली गईं जो किसी एक सिस्टम के फेल होने पर भी मिशन को बचा सकें। ये एब्सोल्यूट परफेक्शन की एक मास्टर क्लास तैयारी थी। इस पूरी तैयारी का असर कितना बड़ा था, वो इस एक नंबर से पता चलता है, 8 मिलियन। जी हां, YouTube पर लगातार 8 मिलियन लोग लाइव इस लैंडिंग को देख रहे थे। ये YouTube के इतिहास की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लाइव स्ट्रीम बन गई। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल पल था। दुनिया भर के लोग इस तकनीकी चमत्कार को अपनी आंखों के सामने होता देखने के लिए उत्सुक थे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन असल में एक ग्लोबल कोशिश है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने खुद आगे आकर बधाई दी, क्योंकि भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने चांद पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की। लेकिन याद रखिए, दक्षिणी ध्रुव के इतने करीब लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला और अकेला देश है। इस इंटरनेशनल प्रेस से साफ पता चलता है कि ये ग्लोबल स्पेस साइंस के लिए कितना बड़ा माइलस्टोन है। लैंडिंग तो कामयाब रही, जश्न भी मनाया गया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होने वाला था। एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने था, इस अनजानी मिट्टी में आखिर छुपा क्या है? प्रज्ञान रोवर ने अपने 6 पहिए चांद की सतह पर उतारे, उन प्राचीन रहस्यों को समझने के लिए जो अरबों सालों से वहां दफन थे। आइए अब इन ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक फाइंडिंग्स में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। रोवर ने वहां पहली बार इन सिटू, यानी उसी जगह पर मौजूद रहकर डायरेक्ट मेजरमेंट्स लिए, और नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। प्रज्ञान रोवर ने अनएम्बिगुअसली, यानी बिना किसी शक के, सल्फर की मौजूदगी को वहां कंफर्म किया। नासा के साइंटिस्ट ने भी इसे एक जबरदस्त उपलब्धि माना, क्योंकि इसने चांद के प्रिमिटिव मेंटल मटेरियल के बारे में हमारी समझ को बिल्कुल बदल दिया। इसके अलावा वहां एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और ऑक्सीजन जैसे तत्व भी डिटेक्ट किए गए। ये सारी खोजें इस बात का इशारा हैं कि वहां कितना कुछ ऐसा है जो आगे चलकर हमारे काम आ सकता है। अब ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है, 70 डिग्री सेल्सियस। विक्रम लैंडर पर लगे चास्टे इंस्ट्रूमेंट ने जब चांद की टॉप सॉइल का तापमान नापा तो पीक टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस निकल कर आया। साइंटिस्ट को इतनी ज्यादा गर्मी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनका अनुमान लगभग 50 से 60 डिग्री का था।
लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड हाई टेम्परेचर हमें चांद की सतह के नेचर के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ सतह की गर्मी तक ही नहीं है। चार्ल्स प्रोब ने जब चांद की मिट्टी में सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे तक पेनिट्रेशन किया तो वहां एक बहुत ही ड्रामेटिक टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिला। सतह पर जहां तापमान बहुत ज्यादा था, वहीं सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर्स नीचे तापमान तेजी से गिर गया। इसका साफ मतलब है कि चांद की ऊपरी मिट्टी हीट को अंदर जाने से बहुत अच्छे तरीके से रोकती है। ये एक कमाल की डिस्कवरी है जो उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बेहतरीन जानकारी देती है। वहां एक और शानदार इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम है रंभा LP। इसने लूनर पोल्स पर पहली बार नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी को मेजर किया और जो डेटा सामने आया वो पुराने ऑर्बिट बेस्ड अनुमानों से कहीं ज्यादा था। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उनका काइनेटिक टेम्परेचर 3000 से 8000 केल्विन के बीच रिकॉर्ड किया गया। ये सीधे तौर पर बताता है कि दिन के वक्त चांद की सतह के पास का माहौल कितना हाईली एनर्जेटिक और डायनामिक होता है। और अगर इतनी जानकारियां काफ़ी नहीं थी तो 26 अगस्त 2023 को ILSA पेलोड ने एक और नया राज खोला। इस साइज्मिक इंस्ट्रूमेंट ने सतह पर होने वाली कंपन यानी वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड किया और साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक नेचुरल मून क्वेक था। ये एक और सॉलिड डेटा पॉइंट है जो हमें चांद के इस एक्सट्रीम और लगातार बदलते माहौल की अंदरूनी बनावट को समझने में बहुत मदद करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ियां आगे कैसे जुड़ती हैं। और ये हिस्सा सच में बहुत रोचक है। सितंबर में स्लीप मोड में जाने से ठीक पहले विक्रम लैंडर ने एक सरप्राइज हॉप एक्सपेरिमेंट किया। इसने अपने इंजन्स को फिर से फायर किया, लगभग 40 सेंटीमीटर हवा में उठा, 50 सेंटीमीटर साइड में मूव किया और वापस सेफली लैंड कर गया। ये देखने में शायद एक छोटा सा जंप लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे आगे के लिए बहुत बड़े थे। इस छोटी सी उड़ान के दौरान जब इंजन्स फायर हुए तो एग्जॉस्ट गैसेस ने लगभग 3 सेंटीमीटर चांद की टॉप सॉइल यानी रेगोलिथ को उड़ा दिया। उसके बाद चास्ट इंस्ट्रूमेंट ने फिर से डेटा रिकॉर्ड किया। तब जाके पता चला कि उड़ गई मिट्टी के ठीक नीचे मिट्टी की एक बहुत ही फर्म और कॉम्पैक्ट लेयर है। इसने सतह के 2 लेवल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से दर्शाया, जहां ऊपर की मिट्टी और नीचे की मिट्टी की थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल अलग अलग है। ये वहां ग्राउंड पर जाकर की गई जियोलॉजी का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिट्टी और गर्मी के डेटा का हमारी आम जिंदगी या भविष्य के प्लान से क्या लेना देना? जवाब इन्हीं आंकड़ों में छिपा है। इन माइक्रोस्कोपिक थर्मल और एलिमेंटल डिस्कवरीज के बिना हम ह्यूमन सेटलमेंट जैसे बड़े मैक्रो गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस सारे डेटा का इस्तेमाल आने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए सेफ और स्टेबल हैबिटेट्स यानी रहने के अनुकूल जगह ढूंढने और डिजाइन करने के लिए करेंगे। सबसर्फेस टेम्परेचर को समझना एक लंबे समय तक चांद पर बसने की सबसे पहली शर्त है। तो सबसे अहम बात निकलकर ये आती है कि वो 40 सेंटीमीटर की छलांग कोई मामूली बात नहीं थी। उसने सक्सेसफुली उन मैकेनिक्स को साबित कर दिया है जो फ्यूचर सैंपल रिटर्न मिशंस और इंसानों को वहां भेजने के लिए बेहद जरूरी होंगे। जब वहां से मिट्टी लाने या इंसानों को वापस लाने की बात आएगी तो एक लैंडर को दोबारा टेक ऑफ करना ही होगा। विक्रम लैंडर ने ये दिखा दिया कि हमारे पास वो तकनीक और काबिलियत मौजूद है। ये आने वाले क्रूड मिशंस की प्लानिंग के लिए एक बुनियादी पत्थर है। चंद्रयान 3 ने हमें साबित कर दिया है कि असफलता सिर्फ एक दिशा निर्देशक है जो अगले प्रयास में और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। और अब जब इस एक्सट्रीम और अंधेरे दक्षिणी ध्रुव को माप कर लिया गया है, वहां सल्फर ढूंढ लिया गया है और तापमान के राज खुल चुके हैं, तो एक आखिरी सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर जरूर करता है। आने वाले समय में जब और भी एक्सप्लोरर्स इस बर्फीले इलाके में उतरेंगे तो इस बर्फ के नीचे और कौन से प्राचीन राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं नई उम्मीदों और सवालों के साथ इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं।